हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स लेसन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस तिथि को की गई थी? 24 जुलाई 1991 को किया गया था नई औद्योगिक नीति का। ओके, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का घोषणा 24 जुलाई 1991 को किया गया था। ओके, 24 जुलाई 1991 को यानी 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति का स्वरूप कैसा था? व्यापक स्तर पर उदारवादी कदमों की घोषणा करना था। ओके, यानी एलपीजी के बारे में बात कर रहा है। ओके, 24 जुलाई 1991 को भले नई औद्योगिक नीति घोषणा व्यापक स्तर पर उदारवादी कदमों को उठाना था। अमेरिका में वर्ष 24 में अमेरिका को भारत द्वारा लगभग कितने अरब डॉलर का कृषि एक्सपोर्ट हुआ है? तो 5.52 अरब डॉलर का, 5.52 अरब का यानी 5.5 के आसपास। ओके, भारत द्वारा कृषि प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। ओके, यानी निर्यात हुआ है 2024 में। 2024 में 5.5, ठीक है, 2024 में 5.5 यानी 5.52 अरब डॉलर का याद रखना है। 23-24 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका को भारत के कुल कृषि निर्यात का कितना प्रतिशत हिस्सा जाता है? 13.4%। ओके, 13.4% 23-24 में अमेरिका में गया है कृषि का सामान। ओके, 13.4% 23-24 में। ओके, 23-13 याद रखना है। 23-13, 23 3 का आंकड़ा है 23.4। ओके, 23-24 हो गया तो 23.4 हो गया। 4 से इधर देख रहे हैं, 24 में 4 है, 23 में 3 है तो 13.4 याद रखना है। आंकड़ों के अनुसार भारत अमेरिका का कितना परसेंट एक्सपोर्ट कर दिया है? 13.4%। और पैसा में देखिएगा तो 5.5 अरब डॉलर का कृषि का। 23-24 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तिथि से प्रभावी है? तो 2018 से। तो कौन से 1 दिसंबर 2018 से। ओके, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तिथि से प्रभावित है? एड्स दिवस बताइए कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इफेक्टिव हुआ है 2018। ओके, 1 दिसंबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए किसान के पास क्या होना अनिवार्य है? अपने नाम से खेती योग्य जमीन होना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए किसान के पास क्या अनिवार्य है? तो अपने नाम से खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। अपने नाम से क्या होना चाहिए? खेती योग्य जमीन होना चाहिए। निम्न में से कौन सा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं करेगा? खेतिहर मजदूर नहीं लाभ कर सकता, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन इस योजना के अंतर्गत, किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मजदूर नहीं प्राप्त कर सकता? खेतिहर मजदूर, जमीन जिसके नाम से होगा उसका होगा। कौन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ से वंचित है? सरकारी कर्मचारी। ओके, बाकी भूमिधर किसान है, सीमांत किसान भी है, कृषक के परिवार भी है। ये सब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से प्राप्त करेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रति किश्त कितनी राशि दी जाती है? 2,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रति किश्त कितनी राशि दी जाती है? 2,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सहायता राशि कितनी किस्तों में दी जाती है? 3 किस्तों में, 2,000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में
भारत में अधिक चीनी एक्सपोर्ट करने वाला देश कौन है? भारत से अधिक तो ब्राज़ील है। भारत से अधिक चीनी एक्सपोर्ट करता है भारत से अधिक ब्राज़ील करता है। 23-24 में भारत ने लगभग कितने लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट किया है? 2.87 ओके 2.87 लगभग 3 के करीबे है, लेकिन 2.87 लाख टन ओके 23-24 में चीनी का एक्सपोर्ट किया है। 23-24 में भारत का सबसे बड़ा कृषि आयात कौन सा है? खाद्य तेल जो है ये है भारत का सबसे बड़ा कृषि आयात कौन सा है? खाद्य तेल होगा। 23-24 में खाद्य तेल का आयात लगभग कितने अमेरिकी डॉलर से कम रहा है? 15 बिलियन डॉलर ओके 23-24 में खाद्य तेल का आयात लगभग कितने अमेरिकी डॉलर से कम रहा है? तो 15 अमेरिकी डॉलर से कम रहा है। ओके कितने अमेरिकी डॉलर से कम रहा है? 15 बिलियन डॉलर से कम रहा है। 23-24 में भारत का सबसे बड़ा कृषि आयात कौन सा है? तो खाद्य तेल है। 23-24 में भारत किस वस्तु का आयातक बन गया है? कपास का बन गया है। ओके किसका बन गया? आयातक बन गया है तो कपास। 23-24 में भारत किस वस्तु का आयातक बन गया, यानी इम्पोर्ट होता है, कपास आता है, ठीक है, भारत में। और 13 कितना परसेंट गया है? 13.4% कृषि का एक्सपोर्ट हुआ है अमेरिका को। 23-24 में कपास आयात में लगभग कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 84%। कपास कितना परसेंट आता है? 84% आता है। ओके 23-24 में आयात में कितना प्रतिशत आयात है? 84% कपास आया है। 6 अप्रैल 1948 की औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की थी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। 48 में हाँ भाई उस समय यही थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। शिक्षा से संबंधित शिक्षा कर रहे हैं, शिक्षा पहला एजुकेशन मिनिस्टर तो अबुल कलाम जी थे। ओके गृह मंत्रालय सरदार पटेल के दिया हुआ था। छह अप्रैल 1948 को जब देश आजाद हो गया तब किस औद्योगिक नीति की घोषणा किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था 6 अप्रैल 1948 को। 1948 को औद्योगिक नीति में किन क्षेत्रों के महत्व को स्वीकार किया गया था? सार्वजनिक और निजी दोनों। ओके पीएसयू एंड प्राइवेट दोनों, पीएसयू एंड प्राइवेट सार्वजनिक तथा निजी दोनों को स्वीकार किया गया था 1948 की औद्योगिक नीति में। तंबाकू एवं तंबाकू सिगार वाला सिगरेट तथा विनिर्माण तंबाकू के अन्य विकल्प किस श्रेणी में आते हैं? लाइसेंसिंग की आवश्यकता वाले उद्योग में आते हैं। लाइसेंस लेना जरूरी है। ऐसे भी तंबाकू के जो सिगार है या सिगरेट है या उससे विनिर्मित तंबाकू के अन्य जो भी विकल्प है यानी तंबाकू से ही रिलेटेड है तो उसके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। ओके लाइसेंसिंग आवश्यक है। इलेक्ट्रिक एरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण किस श्रेणी में आते हैं? लाइसेंस लेना ही होगा, ठीक है, लाइसेंस से युक्त उद्योग है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है, एरोस्पेस है, रक्षा उपकरण है। अब रक्षा उपकरण है तो कोई भी नहीं बनाने लगेगा, ठीक है, रक्षा के नाम पर लाइसेंस लेना जरूरी है, ठीक है, तो लाइसेंस से युक्त है। नहीं लेगा तो इसका मतलब समझ रहे हैं कोई भी सुरक्षा के नाम पर बंदूक बनाने लगेगा घर में,
एसेल लाइसेंसी युक्त है ये सब। 1956 की औद्योगिक नीति में किन उद्देश्यों को शामिल किया गया है? सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया गया है, सहकारी क्षेत्र का विकास एवं निजी एकाधिकारों पर नियंत्रण है। ओके, 1956 का जो औद्योगिक नीति है, 1956 वाला 48 वाला नहीं, 1956 का जो औद्योगिक नीति है तो में किन उद्देश्यों को शामिल किया गया है? सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया गया है, सहकारी क्षेत्र का विकास किया गया है एवं निजी एकाधिकारों पर नियंत्रण किया गया है। 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों की कितनी श्रेणियां बनाई गई है? 4 श्रेणियां। 1948 वाला श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला में 4 श्रेणी बनाया गया था। ओके, औद्योगिक नीति में कितनी श्रेणियां बनाई गई? 4 श्रेणी बनाई गई है। ओके, सन 1980 की औद्योगिक नीति किस धारणा से प्रेरित थी? आर्थिक संघवाद का। किसका? आर्थिक संघवाद का। 1980 की औद्योगिक नीति जो थी 80 वाला आर्थिक, 80 आर्थिक। ओके, 80 आर्थिक संघवाद का था 1980 वाला जो औद्योगिक नीति था ना, इसकी धारणा किसे प्रेरित थी? तो आर्थिक संघवाद से। 1980 की औद्योगिक नीति में किस प्रकार के उद्योगों को रियायतें दी गई थी? तो कृषि आधारित जो भी उद्योग था इसमें छूट दिया गया था, रियायत। ओके, 1980। आप पता है कृषि पर टैक्स लगाने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार है दोस्तों। ओके, 1980 की औद्योगिक नीति में किस प्रकार के उद्योगों को रियायत दी गई है? कृषि आधारित उद्योग को। ओके, सार्वजनिक उद्यम की परिभाषा क्या है? सरकार द्वारा संचालित एवं नियंत्रित उद्यम को कहते हैं सार्वजनिक, पीएसयू। ओके, सरकार चलाती है। जी हाँ। सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? 2 है। जो भी सरकारी क्षेत्र है उसके लिए आरक्षित रिजर्व इंडस्ट्री है, उसके लिए संख्या कितनी है? 2 है। सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या, सरकारी क्षेत्र के आरक्षित उद्योगों की संख्या अभी प्रेजेंट में कितनी है? 2 है दोस्तों। जबकि 1991 के बाद जो आर्थिक सुधार हुआ था उसमें 8 था, अब फिर 3 कर दिया गया। ओके, पहले 8 था, फिर 3 कर दिया गया। अब है कितना सरकारी क्षेत्र का? तो 2 है। कौन कौन? एटॉमिक क्षेत्र वाला हो गया, एटॉमिक एनर्जी वाला, और दूसरा रेलवे ट्रांसपोर्ट हो गया। यही 2 सरकारी क्षेत्र का आरक्षित उद्योग है। 2 बचल है, उसको भी अभी एटॉमिक एनर्जी प्राइवेट कर दिया गया है। हाल फिलहाल नया न्यूज सुने होंगे तो, लेकिन खैर 1900 ये नया वाला बात करें तो 2 हो गया 14-15 के बाद से। ओके, 14-15 के बाद से मोदी जी के बाद 2 ही वो सरकारी कंपनी अब बची है, बाकी सबको बेच दिया गया है। पहले 1956 में 17 को था। ओके, फिर 1991 में 8 गो हो गया। नई औद्योगिक नीति जो पॉलिसी लागू हुआ एलपीजी, 8 गो हुआ, फिर 3 गो हो गया। ओके, 8 गो के बाद फिर 3 गो हुआ और 14-15 में 2 गो बचा है। ओके, महारत्ना दर्जा सृजन का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब लिया है? 21 दिसंबर 2009 को। महारत्ना दर्जा सृजन का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब लिया है? 2009 को। महारत्न जैसा क्या मिलेगा? पदवी मिलेगा। ओके, यानी दर्जा मिलेगा महारत्न। तो कब? तो 2009 को। लेकिन कौन सा? 21 दिसंबर 2009 को किया गया है। ओके, 21 दिसंबर। महारत्न दर्जा किन कंपनियों को पहली बार प्रदान किया गया? एनटीपीसी को, ओएनजीसी को, सेल को, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को। ओके, ये महारत्न कंपनी मिला 21 दिसंबर 2009 को। कब मंत्रिमंडल ने लिया निर्णय
महारत्ना दर्जा सृजन का निर्णय 2009 में लिया था। ओके, तो कौन कौन था महारत्ना? एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, आईओसी होगा। एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, आईओसी होगा। ओके, सेल किस क्षेत्र की सार्वजनिक उपकरण कंपनी? इस्पात क्षेत्र का है। ठीक है, सेल ये भी पीएसयू के अंतर्गत में आता है। पीएसयू तो है ही है, लेकिन महारत्न का आता है जो 21 दिसंबर 2009 को दिया गया था दर्जा, मतलब मिला था, मंत्रिमंडल ने अपनाया। आईओसी का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है? तेल से, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का है। ठीक है, सेल का, इस्पात का। ओके, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण को महारत्ना दर्जा प्राप्त करने के लिए वह पहले कौन सा दर्जा प्राप्त कंपनी होनी चाहिए? नवरत्न होना चाहिए। पहले आपको नवरत्न होना पड़ेगा, तभी आपको महारत्न मिलेगा। ओके, ऐसे भी महारत्न दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनी का कहाँ सूचीबद्ध होना जरूरी है? स्टॉक एक्सचेंज में। ओके, अगर महारत्न का दर्जा प्राप्त करना है तो स्टॉक एक्सचेंज में आपको सूचीबद्ध होना पड़ेगा, लिस्टिंग होना पड़ेगा। ओके, स्टॉक एक्सचेंज में पहले नवरत्न मिलेगा, तब महारत्न अगर बनिएगा तो स्टॉक एक्सचेंज में आपका सूचीबद्ध है कि नहीं, ये करना होगा। ओके, महारत्न दर्जा हेतु विगत 3 वर्षों में औसत नेटवर्थ कितना या उससे अधिक होना चाहिए? 15,000 करोड़ होना चाहिए। महारत्न दर्जा विगत 3 वर्षों में औसत कितना होना चाहिए? औसत नेटवर्थ होना चाहिए 15,000 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए। लगातार विगत 3 वर्षों में औसत कितना होना चाहिए? 15,000 करोड़ से ज्यादा। ओके, महारत्न का दर्जा प्राप्त करना है तो, और साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज में आपका लिस्टिंग होना चाहिए। एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1975 को। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1975 को हुआ था। ओके, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में होगा। सेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 73 में हुआ था। ओके, सेल की स्थापना कब हुई थी? 1973 को हुआ था। ओके, ओएनजीसी का मुख्यालय ऐसे भी देहरादून में है। सेल की स्थापना कब हुआ था? 73 में हुआ था, 73 में। आईओसी का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में है। देहरादून में ओएनजीसी का, आईओसी का मुख्यालय नई दिल्ली में। आईओसी का कोल इंडिया लिमिटेड की मुख्यालय किस वर्ष स्थापना हुई? 75 में। 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1975 में हुआ था कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। ओके, कब हुई थी? 1975 को हुआ था कोल इंडिया लिमिटेड का। भेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भेल का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में है। और आईओसी का भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ओके, भेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। गेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1984 को। ठीक है, 84 को हुआ था। गेल की स्थापना कब हुआ था? 84 को। ओके, गेल की स्थापना कब हुआ था? 84 को, 1984 को हुआ था। ओके, 77वां कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल का, ये भारत की कार्यपालिका से संबंधित है। ओके, 73वां संविधान संशोधन किससे था? तो पंचायती राज से। ओके, 89वां जो था किससे था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और भेल का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में है। भेल का हो गया या आईओसी का हो गया, नई दिल्ली में है। ठीक है। बीपीसीएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बम्बई में। बीपीसीएल का मुख्यालय कहाँ है आपका? मुंबई में है। एचपीसीएल का मुख्यालय स्थापना कब हुआ था? 74 में। आईओसी का मुख्यालय और भेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। बीपीसीएल का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। बीपीसीएल का मुख्यालय मुंबई में है। ओके। और एचपीसीएल की स्थापना 1974 में हुआ था। ओके। पीजीसीआईएल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। पीजीसीआईएल का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में है। मुंबई में बीपीसीएल का है। ओके। पीजीसीआईएल का मुख्यालय नई दिल्ली में है और मुंबई में बीपीसीएल का है। ओके। पीएफसी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 86 में, 1986 में हुआ था। ठीक है। पीएफसी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1986 को हुआ था। ओके। ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? दुलियाजान में है। आईओएल का आईओएल करे ऑयल का ओआईएल ऑयल होता है ना लिखा, लेकिन कैपिटल में, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुलियाजान का। ओके। एचपीसीएल का कहाँ होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जबकि बीपीसीएल का मुख्यालय मुंबई में है। बीपीसीएल का मुख्यालय बीपीसीएल मुंबई में और देहरादून में किसका है? ओएनजीसी का है। ओके। नई दिल्ली में किसका है आपका? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दुलियाजान का मुख्यालय भले दुलियाजान में है, ओआईएल का मुख्यालय। ओके। ऑयल का मुख्यालय यानी। हाल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 64 में, 1964 में हुआ था हाल की स्थापना। ओके। 64 हाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 64 में। ओके। हाल कैसा है? बीपी यानी लो है, 64 है। हाल की स्थापना 64 में हुआ था। ओके। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ब्रह्मसेल का अधिग्रहण कर उसे किस नाम से पुनर्गठित किया गया? भारत रिफाइनरी लिमिटेड। ओके। भारत रिफाइनरी लिमिटेड रखा गया ब्रह्मसेल का अधिग्रहण करके। ब्रह्मसेल का अधिग्रहण करके उसे किस नाम से पुनर्गठित किया गया? तो भारत रिफाइनरी लिमिटेड ग्रहण नाम रखा गया। भारत रिफाइनरी लिमिटेड नाम रखा गया ब्रह्मसेल का अधिग्रहण करके। भारत रिफाइनरी लिमिटेड का नाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कब किया गया है? 1 अगस्त 1977 को। 1 अगस्त 1977 को। पहले 1977 तो याद रखना है। ठीक है। और भारत रिफाइनरी लिमिटेड का नाम बदल दिया गया है, फिर रखा गया है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके। बीपीसीएल का मुख्यालय जो कहाँ है? मुंबई में है। पहले भारत रिफाइनरी लिमिटेड था, अब इसी का नाम बदल दिया गया है 1977 में। बीपीसीएल में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रखा गया है। 1977 में किया गया 1 अगस्त। ओके। 1975 में किसकी स्थापना किया गया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नवरत्न दरिया मूलतः कितनी कंपनियों के लिए 1997 में सृजित किया गया था? 9।
नवरत्न प्राप्त करना है तो कितनी कंपनियों के लिए 1977 में सृजित किया गया था? तो 9 गो था। 1997 में 7 नहीं बल्कि 9 गो था। ओके, नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों का नवरत्न श्रेणी में रखने के लिए कंपनी को कौन सा दर्जा प्राप्त होना अनिवार्य है? मिनी रत्न श्रेणी 1 और श्रेणी 2। मिनी रत्न का श्रेणी 1 और श्रेणी 2 दोनों प्राप्त होना चाहिए, तब आपको नवरत्न मिलेगा। नवरत्न प्राप्त करिएगा तब जाके महारत्न प्राप्त मिलेगा। तो नवरत्न होने के लिए पहले मिनी रत्न श्रेणी 1 और श्रेणी 2 से गुजरना पड़ेगा। ओके, नई औद्योगिक नीति 1991 में कितने प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों में परिवर्तन किए गए? तो 5 गो में किया गया था। नई औद्योगिक नीति 1991 में कितने प्रमुख उद्योगों को छोड़ दिया गया और अन्य उद्योगों में परिवर्तन किए गए? तो 5 गो में। ओके, पहले 8 गो था, 8 गो से फिर 3 गो रखा गया, तो 3 गो रखा गया तो निश्चित 5 गो में बदलाव किया गया होगा। तो वही करा, कितने प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों के लिए परिवर्तन किया गया? तो 5 गो छोड़ दिया गया था। ओके, 24 में भारत का सबसे बड़ा कृषि निर्यात बाजार कौन सा देश है? अमेरिका है। भारत का सबसे बड़ा कृषि निर्यात बाजार किसका है? अमेरिका में होता है कृषि एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा। ओके, हाँ, 1991 में कौन सा नीति अपनाया था? व्यापक स्तर पर उदारवादी कदम। ओके, यानी एलपीजी वाला 24 जुलाई 1991 को अपनाया था। ओके, 23-24 के अनुसार भारत में कुल कृषि निर्यात 13.4 हिस्सा किस देश को जाता है? अमेरिका को जाता है। ओके, 23-24 के अनुसार भारत जो कृषि एक्सपोर्ट है किस देश को जाएगा? तो अमेरिका को जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस प्रकार की योजना है? 100% निधियन वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ओके, यानी 100% केंद्र सरकार देगा। ओके, 100% किस सरकारी देगा, लेकिन कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए। ओके, कृषि मजदूर को नहीं मिलेगा, बल्कि कृषि जिसके जहाँ नाम पर जमीन है ना उसको मिलेगा। यदि खेती योग्य जमीन किसान के पिता या दादा के नाम पर है तो वह किसान इस योजना के लिए क्या होगा? अपात्र होगा। ठीक है, अगर पिताजी के नाम पर है या दादाजी के नाम पर है तब यह खेती योग्य जमीन किसान के पिता या दादा के नाम पर हो तो वह किसान इस योजना के लिए क्या होगा? अपात्र होगा। ओके, यानी खुद के नाम पर होना चाहिए। ओके, पिताजी के नाम पर नहीं, खुद के नाम पर। निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी नहीं है? तो बटाईदार नहीं, उसको नहीं मिलेगा। निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी नहीं है? तो बटाईदार को नहीं है। ओके, नहीं कृषि मजदूर पर। बाकी स्वयं की भूमि वाला को होगा, लघु किसान हो या सीमांत किसान हो, सबको मिलेगा ही मिलेगा। 10,000 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत क्या होगा? अपात्र होगा। ओके, सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगा और 10,000 से अधिक अगर पेंशन पाता है तब भी किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगा। 10,000 से अधिक अगर पेंशन मिलता है तब भी नहीं मिलेगा और सरकारी कर्मचारी को भी नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? साल भर में 6,000 रुपये।
ओके, 3 किस्तों में दिया जाता है, 2-2-2। ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किस्तों के बीच का अंतराल कितना है? 4-4 महीना पर मिलता है। ओके, 4-4 महीना पर 3 किस्त में। भारत विश्व में चीनी एक्सपोर्ट के मामले में किस स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर। पहला नंबर पर ब्राजील है, चीनी एक्सपोर्ट के मामले में द्वितीय नंबर पर है। वित्त वर्ष 24-25 में भारत के चीनी एक्सपोर्ट का निर्यात का अनुमान कितनी टन है? 8 से 10 लाख टन होगा। वर्ष 24-25 में भारत के चीनी एक्सपोर्ट का अनुमान कितना है? 8 से 10 लाख टन होता है। 23-24 में भारत के आयातित कृषि उत्पादों में सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद कौन सा है? वनस्पति तेल है। 23-24 में भारत में आयातित कृषि उत्पादों में जो इंपोर्ट होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा उत्पाद महत्वपूर्ण है? तो वनस्पति तेल है। ओके, वनस्पति तेला, क्योंकि हम लोग भारत में तेल व्यवस्था कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। 24-25 में कितना टन का अनुमान है? 8 से 10 लाख टन। और 23-24 में कितना था? 2.87। 23-24 में, ठीक है, 1 साल बाद 8 से 10 लाख हो गया। 23-24 में दलहन आयात किस प्रकार परिवर्तित हुआ है? लगभग दुगना हो गया। 23-24 में दलहन दुगना हो गया है, इंपोर्ट। ओके, दलहन लगभग दोगुना हो गया। 23-24 में दलहन आयात किस प्रकार परिवर्तित हुआ? लगभग दुगना हो गया है। ओके, और खाद्य तेल का आयातक लगभग कितनी अमेरिकी डॉलर से कम रहा है? 15 बिलियन डॉलर से कम रहा है 23-24 में। 23-24 में दलहन आयात लगभग कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है? ओके, 3.4, और यानी 3.7 बिलियन डॉलर, 3.4 हो गया है। ओके, कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है दलहन आयात पर खर्च? यानी तो 3.75 बिलियन डॉलर, 3.75 बिलियन डॉलर खर्च हो गया, यानी लगभग दुगना हो गया दलहन आयात। 23-24 में कपास निर्यात की स्थिति क्या रही है? गिरावट रही है। कपास एक्सपोर्ट की स्थिति में क्या रही है? गिरावट रही है, क्योंकि 84% तो हम लोग खुद मंगा रहे हैं, अपना पूर्ति कर ही नहीं रहे, एक्सपोर्ट क्या करेंगे। ओके, स्वतंत्रता के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 48 में किया गया था। ठीक है, 6 अप्रैल 1948 को। स्वतंत्रता के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही किया था। 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। ओके, 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। ठीक है, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 50 को। 1948 की औद्योगिक नीति में मूल उद्योगों के विकास का दायित्व किसे सौंपा गया? पीएसयू को, यानी सार्वजनिक क्षेत्र को। 1948 की जो औद्योगिक नीति थी, उसमें मूल उद्योगों के विकास का दायित्व, जो रूट इंडस्ट्री था, उसका विकास का दायित्व किस को सौंपा गया? तो पीएसयू को सौंपा गया, यानी सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपा गया। निम्न में से कौन उद्योग लाइसेंसिंग की आवश्यकता से युक्त उद्योग है? तो अल्कोहल युक्त पेयों का आसवन व शराब निर्माण है। ओके, निम्न में से कौन उद्योग लाइसेंसिंग की आवश्यकता से युक्त होती है उद्योग? तो अल्कोहल युक्त पेयों का आसवन व शराब निर्माण होगा। ओके, यानी निश्चित अब दारू वगैरह में नशा वाला बनाएंगे तो लाइसेंस लेना जरूरी है ना। ओके,
1948 में दोनों प्राइवेट और सरकारी यानी पीएसयू व निजी क्षेत्र दोनों को स्वीकार किया गया था। डिटोनिक फ्यूज, डिटोनेटिक फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, गन पाउडर, नाइट्रोसेलुलोज तथा माचिस सहित औद्योगिक विस्फोट सामग्री किस श्रेणी में आते हैं? लाइसेंस लेना आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, लाइसेंस लेना आवश्यक हो जाएगा। डेटोनेटिंग फ्यूज हो, सेफ्टी फ्यूज हो या गन पाउडर हो या नाइट्रोसेलुलोज हो। सेलुलोज पता है ना, प्लांट से बना होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोसेलुलोज है। चाहे माचिस सहित इंडस्ट्री हो गया, ये सब के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। या शराब के लिए या नशा वाला कोई चीज, या फिर हवा में आप रक्षा उपकरण बनाइएगा उसके लिए भी है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे एरोस्पेस हो, जैसे रोबोट उड़ा दिए, ठीक है, या फिर रक्षा उपकरण बना, इसके लिए भी लाइसेंस लेना है। खतरनाक केमिकल के लिए भी लाइसेंस लेना है। खतरनाक केमिकल है, ठीक है, ये सब के लिए तो गन पाउडर ये सब केमिकल नहीं हो गया, लाइसेंस लेना है। 1956 की आधारित नीति में उद्योग की संख्या से कितनी कर दी गई है? 3। ओके, 1956 की आधारित नीति में उद्योग गो की श्रेणियों की संख्या कितनी कर दी गई है? 3 वो कर दी गई है। ओके, 1973 में संयुक्त क्षेत्र का गठन किसकी सिफारिशों के आधार पर किया गया है? दत्ता समिति के आधार पर। 1973 में संयुक्त क्षेत्र का गठन किसकी सिफारिश के आधार पर किया गया है? तो दत्ता समिति के आधार पर किया गया है। 1973 के संयुक्त क्षेत्र के गठन इसकी सिफारिश पर किया गया है। 1980 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत उद्योगों की लाइसेंसिंग की स्थिति क्या थी? सभी उद्योगों के लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। ओके, 1980 का औद्योगिक नीति जो था लाइसेंसिंग से संबंधित क्या था? सभी उद्योग क्या कर दिया गया था? लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। 1980 वाला में किसी के लिए अब लाइसेंस लेना जरूरी नहीं था। 1980 वाला में लेकिन ओके, इसमें 1980 की औद्योगिक नीति में किस प्रकार उद्योग को रियायत दी गई? तो कृषि आधारित उद्योग को, जबकि यहाँ पर रियायत के बारे में, लेकिन लाइसेंस उद्योगों के लाइसेंस से संबंधित में क्या था कि जितने भी सभी उद्योग जो थे ना, लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। नई औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या थी? निजी व उदारीकरण दोनों। ओके, निजी हो या उदारीकरण दोनों। 1980 वाला में औद्योगिक नीति के अंतर्गत उद्योगों की लाइसेंसिंग स्थिति क्या थी? सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया और कृषि को रियायत दी गई थी। ओके, निम्न में से कौन सा सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग है? परमाणु एनर्जी जो है और रेलवे, ये दो आरक्षित उद्योग है सरकारी क्षेत्र का। ओके, ये दो को बचा हुआ है प्राइवेट सरकारी क्षेत्र, बाकी सब बेचा दिया गया है। निम्न में से कौन सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग है? रेलवे, परिवहन है और परमाणु ऊर्जा, ये दो है। निम्न में से कौन महारत्ना कंपनी के रूप में पहली बार मान्यता प्राप्त किया था? तो एनटीपीसी ने किया था। महारत्न पहली बार किस कंपनी को मिला था? एनटीपीसी को, फिर ओएनजीसी, सेल, फिर आईओसीएल का। ओके, आईओसीएल का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में है। ओके, ओएनजीसी का संबंध किस क्षेत्र से है? तेल और प्राकृतिक गैस से है। देहरादून में है मुख्यालय।
ओके। 2005 से 10 में, यानी 5 से 10 की अवधि में कितने सार्वजनिक उपकरणों को पहली बार महारत्न दर्जा प्रदान किया गया था? 5 से 10 के बीच में 4 को महारत्न का दर्जा दिया गया। महारत्न प्राप्त करने का क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले आपको मिनी रत्न नवरत्न होना पड़ेगा, तब महारत्न मिलेगा। ठीक है। अभी लगातार 3 वर्षों में औसतन आपका 15,000 का प्रॉफिट, 15,000 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए। वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है? 14 है। महारत्न कंपनी भारत में कितनी है? 14 है। ठीक है। 5 से 10 में कितने महारत्न का दर्जा दिया गया? तो 4 को दे दिया गया था 5 साल में। 5 साल में 4 को महारत्न दर्जा प्राप्त किया। महारत्न दर्जा है तो विगत 3 वर्षों में औसत कारोबार कितना या उससे अधिक होना चाहिए? 25,000 करोड़ का। महारत्न दर्जा विगत 3 वर्षों में औसत कारोबार कितना या उससे अधिक होना चाहिए? तो 25,000 करोड़। पहले 15,000 था, अब 25,000 करोड़ हो गया है। 3 वर्षों में औसत कारोबार 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। महारत्न दर्जा प्राप्त करने के लिए 3 वर्षों में और कर पश्चात औसत लाभ से कितना अधिक होना चाहिए? तो 500 करोड़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 500 करोड़। महारत्न दर्जा हेतु विगत 3 वर्षों में औसत कारोबार कितना या उससे अधिक होना चाहिए? तो 25,000 करोड़ का होना चाहिए। ओके। महारत्न दर्जा प्राप्त करने के लिए विगत 3 वर्षों में कर पश्चात, यानी टैक्स का पश्चात औसत लाभ से कितना अधिक होना चाहिए? 500 करोड़ से अधिक होना चाहिए। कितना? 500 करोड़ से अधिक होना चाहिए। एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ओके। एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में किया गया था। ओके। देहरादून में ओएनजीसी का है। ओके। बीपीसीएल का मुंबई में है। ओएनजीसी की स्थापना 1956 में किया गया था। एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में है। ओएनजीसी की स्थापना 56 में किया गया था। ओके, 1956 में। जबकि 75 में किसका किया गया था? एनटीपीसी का। ओके। 75 में एनटीपीसी का, 56 में ओएनजीसी का। लेकिन सबसे पहले महारत्न का दर्जा एनटीपीसी को मिला। मुख्यालय कहाँ है एनटीपीसी का? दिल्ली में। ओएनजीसी का देहरादून में। ओके। सेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। सेल का हो या एनटीपीसी का हो, नई दिल्ली में। और 73 में स्थापना किया गया था सेल की स्थापना। कब किया गया था? 73 में। सेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। बीपीसीएल का बम्बई में। ओके। आईओसी की स्थापना कब किया गया था? 64 में। ओके। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसीएल का कब स्थापना किया था? 1964 में किया गया था।
आईओसी का स्थापना 1964 में किया गया था। ओके। और 73 में किसका स्थापना किया गया था? सेल का। ओके। सेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। 1956 में किसका किया गया था? ओएनजीसी का। 1956 में ओएनजीसी का, 75 में एनटीपीसी का, 64 में आईओसी का। ओके। जबकि 73 में 2 साल पहले एनटीपीसी से किया गया था 73 में सेल की स्थापना। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। बीपीसीएल का दिल्ली में, एनटीपीसी का, आईओसी का भी दिल्ली में है। ओके। कोल इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। दुलियान जाल में ऑयल का है। ओके। भेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 64 में, 1964 में। कोल इंडिया का 75 में, जिस समय एनटीपीसी गठित किया गया था ना, उसी समय। ओके। कोल इंडिया की स्थापना किया गया था जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। भेल का स्थापना 64 में किया गया था। ओएनजीसी का 1956 में किया गया था और 64 में भेल की स्थापना किया गया था। ओके। 84 में गेल का स्थापना किया गया था। 84 में। ओके। गेल की स्थापना 84 में और भेल का 64 में। गेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। गेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। एनटीपीसी का नई दिल्ली में है। बीपीसीएल का बम्बई में है। ओके। देहरादून में ओएनजीसी का है। कोल इंडिया का कोलकाता में है। बीपीसीएल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 77 में। ओके। 1977 में, कोल इंडिया के 2 साल बाद। ओके। 1977 में किया गया था बीपीसीएल का। बम्बई में हेडक्वार्टर है इसका। ओके। एचपीसीएल का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। एचपीसीएल हो या बीपीसीएल, दोनों का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 74 में, एनटीपीसी से 1 साल पहले। एचपीसीएल का मुख्यालय मुंबई में है। बीपीसीएल का भी मुंबई में है और 1 साल पहले एनटीपीसी से स्थापना हुआ था। ओके। नई दिल्ली में है एनटीपीसी का मुख्यालय, जबकि एचपीसीएल का मुंबई में है। ओएनजीसी का देहरादून में, कोल इंडिया कोलकाता में। पीजीसीआईएल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 89 में हुआ था। पीजीसीआईएल की स्थापना कब हुआ था? 89 में हुआ था। ओके। पीजीसीआईएल कब स्थापना हुआ था? 89 में हुआ था। ठीक है। और बीपीसीएल का स्थापना कब हुआ था? 1977 में। बीपीसीएल को 1970 में, जबकि पीजीसीआईएल का 89 में है। 1989 में पीजीसीआईएल का। आरईसी का स्थापना किस वर्ष हुई थी?
1969 को हुआ था। REC का किस वर्ष हुई थी स्थापना? 1969 को हुआ था REC का। ओके 1969 को, जबकि PFC का 8086 का 8086 को हुआ, जबकि REC का 1986 को हुआ था। ओके अब PGCIL का 89 में हुआ था। PGCIL का 89 में हुआ था। REC की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1969 को। REC की स्थापना कब हुआ था? 1969 को। PGCIL का 1989 को, जबकि PFC का 1986 को हुआ था। PFC का। ऑयल की स्थापना यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड कहा जाता है किस वर्ष हुई थी? 1959 को। ओके आधार नीति जो 56 में हुआ था ना, उसके 3 साल बाद 1959 को ऑयल इंडिया OIL का यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1959 को। ओके OIL की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1959 को हुआ था। ओके REC की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1969 को। 1975 में NTPC की स्थापना हुआ था। हाल का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। ओके हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बेंगलुरु में ही होगा। HPCL है या BPCL, दोनों का मुख्यालय ये मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में है। ओके NTPC का हो मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में है। ब्रह्मसेल का अधिग्रहण भारत सरकार ने कब किया? 24 जनवरी 1976 को। 24 जनवरी 1976 को भारत सरकार ने ब्रह्मसेल का अधिग्रहण कर लिया था। ओके कब ब्रह्मसेल का अधिग्रहण किया था? 1976 को। ओके BPCL का महारत्न का दर्जा कब दिया गया था? 2017 में। ओके भारत रिफाइनरी लिमिटेड का नाम बदल करके क्या रख दिया गया था? BPCL नाम रख दिया गया था। अब BPCL महारत्न का दर्जा प्राप्त कर लेता है 2017 में, जिसका मुख्यालय बम्बई में है। ओके BPCL का दर्जा महारत्न का कब प्रदान किया गया? 2017 में। सितंबर 2017 में महारत्न का दर्जा दिया गया था। ओके और 77 में BPCL नाम रखा गया था। ओके भारत रिफाइनरी लिमिटेड का नाम बदल करके BPCL रखा गया। नवरत्न दर्जा प्राप्त। नवरत्न दर्जा किस विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा। नवरत्न दर्जा किस विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? तो केंद्रीय लोक उद्यम के द्वारा किया जाता है नवरत्न का दर्जा। केंद्रीय लोक उद्यम विभाग ये नवरत्न दर्जा प्राप्त करता है। नवरत्न दर्जा प्राप्त करने के लिए पिछले 5 वर्षों में कम से कम कितने वर्ष? तो 3 वर्ष तक उत्कृष्ट या बहुत अच्छी रेटिंग आवश्यक है। तो 3 वर्ष लगातार 3 वर्ष होना चाहिए नवरत्न प्राप्त करने के लिए। नवरत्न भी प्राप्त करने के लिए लगातार
पिछले 5 वर्षों में कम से कम कितने वर्ष तक 5 वर्षों में कम से कम कितने वर्ष तक उत्कृष्ट या बहुत अच्छी रेटिंग आवश्यक है? 5 वर्षों में कम से कम कितने वर्ष 3 वर्ष ऐसा होना चाहिए आपका कि अच्छी रेटिंग हो। 5 वर्षों में से कम 3 वर्ष ऐसा हो कि अच्छा रेटिंग हो, तो अब आपको नवरत्न का दर्जा मिलेगा। जबकि महारत्न के लिए लगातार 3 वर्ष का औसत 25,000 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट का होना चाहिए। ओके, नवरत्न प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मिनी रत्न की श्रेणी में आना पड़ेगा। श्रेणी 1 और 2 से गुजरना पड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार आपका इकोनॉमिक्स लेसन था दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे छोटे चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। थैंक यू।